गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम। अगर आप 10th में देखें ये आपका चैप्टर नंबर 15, तो अगर 12th में देखें तो दिस इज चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो दोनों ही क्लासेस के आपको यहाँ पे प्रॉपर नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, इकोसिस्टम क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया है। इस पर्टिकुलर एरिया में आपका जो लिविंग कंपोनेंट है, जैसे कि ह्यूमंस, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, सपोज आप ले लो वाटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन जो हो रहा है। ह्यूमन की नीड क्या होती है, वाटर ह्यूमन की नीड होती है। तो इंटरेक्शन हो रहा है ना आपस में, पानी का और ह्यूमन का। ठीक है, तो इसी से ही समझो कि इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इन अ एरिया इज नोन एज इकोसिस्टम, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे याद रखना, लिविंग मतलब होता है बायोटिक और नॉन लिविंग मतलब होता है एबायोटिक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब है यहाँ पे आपको 10th क्लास में देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनिज्म को भी ग्रुप किया गया है। ठीक है, तो कैसे उनको ग्रुप किया गया है, देखो, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको 10th क्लास में देखने को मिलेंगी। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर नाम से ही पता चल रहा है, जो कोई चीज़ प्रोड्यूस करे, मतलब वो क्या होगा, ऑटोट्रॉफ होगा, खुद से ही अपना खाना जो प्रोड्यूस कर रहा है। दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, और सिंपली प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। इसमें एग्जाम्पल है आपके प्लांट्स, जैसे कि मैंने बताया। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ही हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड है आपका कंज्यूमर्स। नाम से पता चल रहा है जो कंज्यूम कर रहा हो। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस ईदर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन द कंज्यूमर्स आर नोन एज कंज्यूमर्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किस पे फीड करते हैं, आपके प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर। अब वो डायरेक्टली भी फीड कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खा लिया, डायरेक्टली ग्रास को खा लिया हर्बीवोर ने, या फिर इनडायरेक्टली एक कंज्यूमर को खा के फिर दूसरे कंज्यूमर को। ठीक है, एक कंज्यूमर जैसे दूसरे कंज्यूमर पे फीड कर रहा है, ऐसे ऐसे इनडायरेक्टली ऐसे कंज्यूम करके भी वो क्या कर सकते हैं। अगर वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को ऐसे ही कंज्यूम करते हैं इनडायरेक्टली, तो भी उनको कंज्यूमर ही कहेंगे सिंपली। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है, एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, चाहे वो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा हो या इनडायरेक्टली, उसको कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जूप्लैंक्टन। अब देखो, फाइटोप्लैंक्टन मैंने बताया था वो क्या होते हैं, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसमें फाइटोप्लैंक्टन आपके प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो आपके जूप्लैंक्टन होते हैं। जूप्लैंक्टन क्या है, कंज्यूमर्स हैं। याद रखना, पी फॉर फाइटोप्लैंक्टन, पी फॉर प्रोड्यूसर। थर्ड है आपका डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या कर देते हैं, किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर को, कोई भी मरा हुआ जो ऑर्गेनिज्म है उसको छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं हम डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल इसका फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फ्लैजिलेट चेन में फ्लैजिला प्रेजेंट हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन दी है। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होता है वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, इनऑर्गेनिक जो होते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, होता भी है तो बहुत लीस्ट अमाउंट में होता है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं, जब उन्हें सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, इस प्रोसेस को ही हम डिकम्पोजिशन कहते हैं, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया गया है कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन बाय ऑटोट्रॉफ्स। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे सन की जो रेडिएंट एनर्जी है वो आएगी। ठीक है, उसे ऑटोट्रॉफ जो होंगे वो कंज्यूम करेंगे। ऑटोट्रॉफ मतलब प्लांट ले लो, प्लांट सन की एनर्जी को कंज्यूम करता है ना। हाँ ठीक है, करी उसने। उसके बाद ऑटोट्रॉफ को कौन खा गया, हेटेरोट्रॉफ खा गया। हेटेरोट्रॉफ में आपका कंज्यूमर्स आ गए। ठीक है, उन्होंने खा लिया। अब वो उन्होंने खा लिया, एक टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। जब वो मर जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अब डिकम्पोजिशन हो जाएगा, छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाएंगे, तो फिर वो सॉयल में जाके मिल जाएंगे, उनका मिनरलाइजेशन हो जाएगा, सॉयल में वो मिल जाएंगे। तो एक टाइम बाद क्या होगा, जो ये ऑटोट्रॉफ है, जो प्लांट है, वो क्या करेगा, सॉयल से न्यूट्रिशन को कंज्यूम करेगा और वो वापस क्या करेगा, रीयूज़ करेगा उसका। ठीक है, जो मिनरल्स हैं उनका रीयूज़ करेगा। तो ये प्रोसेस जो है ना, वो नेचर में ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, और यही यहाँ पे बताया गया है। देखो,
कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन बाय ऑटोट्रॉफ, कंजम्पशन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स बाय हेटेरोट्रॉफ्स, डिकम्पोजिशन मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज ऑफ ऑटोट्रॉफ, दिस इवेंट इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फूड चेन एंड फूड वेब। देखो चेन मतलब समझ लो, चेन मतलब होता है सीरीज़ में, ठीक है, होगी कोई चीज़। वेब मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क में होगी अगर कोई चीज़, ठीक है, नेटवर्क फॉर्म कर रही होगी, वो आपका वेब हो गया। अब देखो डेफिनेशन फूड चेन की। चेन क्या होती है? द सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। ये ऑर्गेनिज्म की ऐसी सीरीज़ होती है जो एक दूसरे पे ही फीड कर रहे होते हैं, ठीक है, एक सीरीज़ में फीड कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं फूड चेन। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला ए, जो ए अगर देखो ये आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम का डायग्राम है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे है एक ट्री, ठीक है, ट्री को खाया आपका किसने? डेयर ने। और डेयर को किससे, कौन खा गया? आपका टाइगर खा गया, ठीक है, टाइगर खा गया, ठीक है। यहाँ पे आपका डायग्राम है ट्री, ट्री को खाया आपका डेयर ने, डेयर को खा गया आपका टाइगर, ठीक है। सेकंड अगर मैं बताऊँ तो सेकंड किसका है? यहाँ पे लिखा है सेकंड है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम समझाओ। यहाँ पे आपका ग्रास, ठीक है, जी फॉर ग्रास, ग्रास को खाया आपका ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खा गया आपका फ्रॉग, फ्रॉग को खा गया आपका, कौन खाएगा? स्नेक खाएगा, और स्नेक को कौन खाएगा? आपका ईगल खा जाती है, ठीक है। ये आपका हो गया आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। अभी थर्ड इकोसिस्टम की बात करें, जो सी आपका है, ये कौन सा है? आपका पॉन्ड इकोसिस्टम। इसमें क्या होगा? ग्रास होगी पॉन्ड में, उसको खाएगा आपका स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन को आपकी फ़िश खा जाएगी, और फिश को आपका हेरॉन या फिर जिसे आप क्या कहते हैं बगुला, वो खा जाएगा। बगुला खाता है ना, एक पैर पे जो खड़ा रहता है, तो इसको ही क्या कहते हैं? आपका पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है। ये देखो तीनों इकोसिस्टम आपको एनसीईआरटी में आपकी मिल जाएगा 10th क्लास की, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल समझाया गया है, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल एक्चुअल में होते क्या हैं? तो ईच स्टेप्स और लेवल्स फॉर्म अ ट्रॉफिक लेवल। और हर एक स्टेप, अब जो हर एक स्टेप आपने देखा ना कि पहला क्या आया आपका? ट्री आया, फिर आपका आया डेयर, फिर आपका आया कौन आया? टाइगर आया। तो ये क्या है? ये हर एक स्टेप या फिर हर एक लेवल जो होता है ये एक ट्रॉफिक लेवल को फॉर्म करता है। पहला जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें हमेशा क्या आता है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आपके आते हैं ऑटोट्रॉफ, जो मैंने बताया, या फिर आप प्रोड्यूसर बोल सकते हो। मैंने बताया था ना, प्रोड्यूसर्स को ही ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल आएगा ये आपको वर्टिकल डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। मैं ऐसे बना देती हूँ वर्टिकली, ये है ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर आपको देखने को कौन मिलेगा? जो सेकेंड लेवल होगा उस पर आपको देखने को मिलेंगे ये ऐसा ट्राइंगल की फॉर्म में, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल्स। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा टर्शरी कंज्यूमर। यहाँ पे मैं डायग्राम दिखा देती हूँ इसका अच्छे से, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे देखने को मिल रहा है? सबसे लोअर लेवल पे आपका प्रोड्यूसर्स हो गया, प्रोड्यूसर्स में आपकी ग्रास आ जाएगी, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा सेकंड में प्राइमरी कंज्यूमर, ग्रास को कौन खाएगा? यहाँ पे रैबिट भी ले लो, ठीक है। फिर रैबिट को कौन खा जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा। आप स्नेक ले लो, स्नेक ने खा लिया। फिर उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा? क्या होगा बिना देखे? यहाँ पे देख लो, ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर। इसके बाद क्या आ जाएगा? टर्शरी कंज्यूमर। पाइथन या फिर स्नेक को कौन खा जाएगा? आपका ईगल खा जाएगा, तो वो आपका टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो यही आपका क्या है? ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल है, यही यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल? तो ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं? यहाँ पे देखो, ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी पोजीशन पे है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और किसके बेसिस पे? फीडिंग हैबिट के बेसिस पे। देखो यहाँ पे अगर आपका प्रोड्यूसर है तो वो किस बेसिस पे यहाँ पे है? ऑटोट्रॉफ है, वो किस बेसिस पे यहाँ पे है? क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाता है, इसीलिए वो ऑटोट्रॉफ है ना। तो अपनी फीडिंग हैबिट के बेसिस पे वो ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। इसके अलावा विद द प्राइमरी प्रोड्यूसर एट द बेस। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होता है वो हमेशा बेस पे ही रहेगा। उसके बाद आपका फॉलोड बाय प्राइमरी जो होगा, वो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होगा उसे कौन फॉलो करेगा? आपका प्राइमरी कंज्यूमर फॉलो करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, और लास्ट में टर्शरी कंज्यूमर उसे फॉलो करेगा। तो यही है ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन, ठीक है। अब एक और बात याद रखनी है,
देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज़ अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जो होती है ना एनर्जी, एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रोड्यूसर था, यहाँ पे आपका हर्बीवोर था, तो बाद में हर्बीवोर क्या अपनी एनर्जी किसे प्रोवाइड कर रहा है, प्रोड्यूसर को प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी जाती है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर में जाएगी, हर्बीवोर से कार्निवोर में, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी, फिर टर्शरी कंज्यूमर में जाएगी। ठीक है, ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का हर एक ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, तो ये था आपका। इसके बाद यहाँ पे एक और टर्म है, ऑटोट्रॉप्स कैप्चर द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ये याद रखना, ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स मतलब आप प्लांट समझ लो या प्रोड्यूसर समझ लो, वो क्या करते हैं, वो सन की एनर्जी को यहाँ से कंज्यूम करते हैं और लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। यही यहाँ पे लिखा गया है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अब जब यहाँ पे है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी याद रखना है आपको, व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज इनटू अनदर, जब भी एक फॉर्म जो होता है एनर्जी का ना, जैसे यहाँ पे लाइट एनर्जी चेंज हुई आपकी केमिकल एनर्जी में, तब एक एनर्जी की फॉर्म जब दूसरी एनर्जी की फॉर्म में चेंज होती है, तो यहाँ पे ना कुछ एनर्जी जो होती है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है। ठीक है, काफ़ी सारी तो कंज्यूम हो जाती है, बट कुछ क्या हो जाती है, एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती हैं। अब जो लॉस वाली एनर्जी होती है ना, वो यूज़ नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, वो उसे दोबारा से हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज इनटू अनदर, सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म विच कांट बी यूज्ड अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फूड चेन तो समझ आ गया, जो सीरीज़ है, सीरीज़ में जो होता है, ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं। अब फूड वेब क्या होती है, देखो फूड वेब मैंने पहले ही बता दिया था, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं, एक नेटवर्क होता है फूड चेन्स का, क्योंकि हमें पता है। सपोज़ यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया आपका, जो पहला आपका बात करें जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का था, ट्री को किसने खाया, डेयर ने खाया। अभी डेयर को किसने खाया, आपका टाइगर ने खाया। लेकिन यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, देखो ट्री को आपका एक यहाँ पे मैंने क्या लिया था, हाँ डेयर लिया था ना, तो यहाँ पे काऊ भी तो खा सकती है, नहीं खा सकती है, ठीक है। या फिर ट्री के पत्तों को ग्रास ऊपर भी तो खा सकता है, ठीक है। यहाँ पे डेयर को और कौन खा सकता है, डेयर को लायन आपका खा सकता है, ठीक है। अगर डेयर की बात करें तो डेयर को आपका कौन खा सकता है, क्रोकोडाइल भी खा सकता है कि नहीं खा सकता है। तो ये क्या हो गया, ये एक नेटवर्क फॉर्म करता है। ज़रूरी नहीं है एक ऑर्गेनिज्म एक ही को खाए, कभी सीरीज़ में हो ही नहीं सकता है, हमेशा नेटवर्क ही बनेगा, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को कई सारे खा सकते हैं, ठीक है। तो ये यही आपको समझा रहा है कि क्या होता है, यही जो नेटवर्क है इसको ही फूड वेब कहते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरीज ग्रेटली। जैसे कि मैंने बताया, लेंथ भी वेरी करती है फूड चेन की, ठीक है, कि कितनी लंबी फूड चेन होगी, ठीक है, उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। फूड चेन का लेंथ भी वेरी करती है और कॉम्प्लेक्सिटी भी वेरी करती है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे को खाता है, या फिर एक ऑर्गेनिज्म को कई सारे खा रहे होते हैं, ठीक है, वो कई सारों को खा रहा होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है फूड चेन की, और लेंथ भी उसकी क्या होती है, ठीक मतलब होती है, ठीक है, वेरी करती है सिंपली। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाई 2 और मोर, ठीक है, अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी शोन बाय सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स कॉल्ड द फूड वेब। इसीलिए हम जो ये रिलेशनशिप है ना, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, इसको हम जनरली क्या प्रेफर करते हैं कि उसे हम ब्रांचिंग लाइन से शो करें, क्योंकि सीरीज़ में वैसे भी उसका होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसी नेटवर्क को हम फूड वेब कहते हैं। यहाँ पे आपको 10th क्लास में इसका भी डायग्राम मिल जाएगा। देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे आपको प्रोड्यूसर दिए हैं, हर प्रोड्यूसर को एक से ज़्यादा खा रहा है। यहाँ पे ये ले लो, इसको ये भी खा रहा है, इसको ये भी खाएगा, इसको ये भी खा सकता है, ठीक है। तो यही क्या आपका फूड वेब है, या फिर फूड वेब, ठीक है, नेटवर्क है। तो ये आपका फूड वेब है सिंपली, ठीक है। आपको 10th क्लास में इसका डायग्राम मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको दिए गए हैं आपकी बुक्स में, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। पहला जो टर्म है दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, अभी हमने क्या समझा था, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स। ये क्या होता है, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल ये हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल ये हो गया, तो वर्टिकल की बात करें, ठीक है।
तो ये क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीशीज़ का, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अलग अलग लेवल को ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि ग्रास क्या होगी, आपकी बॉटम लेवल को ऑक्यूपाई करेंगे प्रोड्यूसर। श्रब और हर्ब्स क्या होगा, ये आपका सेकेंड लेवल को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। और ये आपका जो टॉप लेयर होगी वो कौन सी होगी, ट्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक अलग अलग लेवल को अलग अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बोलें, ठीक है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो ग्रास छोटी होगी, हर्ब शब्स थोड़े बड़े और ट्रीज़ और बड़े, ठीक है। तो ये क्या हो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, अलग अलग लेवल्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी एसेंशियली क्वांटिफाइज हाउ क्विकली न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल इज क्रिएटेड विद इन अ सिस्टम। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि कितना प्रोडक्टिव कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कितनी जल्दी जल्दी कोई सिस्टम क्या कर रहा है, नई चीज़ें क्रिएट कर रहा है, नए ऑर्गेनिक मैटर को कितनी जल्दी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। और द रेट ऑफ विच बायोमास और ऑर्गेनिक मटीरियल प्रोड्यूस इन एन इकोसिस्टम, कोई एक इकोसिस्टम है, उसमें जो नया जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कितनी जल्दी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। उस रेट को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सिंपली याद रखना, प्रोडक्टिविटी मतलब आप कितने प्रोडक्टिव हो, कितनी आप जल्दी नया चीज़ को क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो आप इतने प्रोडक्टिव हो, आप अपने आप से क्या कर रहे हो, और नई चीज़ों को क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो, और नया नॉलेज गेन कर रहे हो, वो आप प्रोडक्टिव हो, ठीक है। हर किसी का रेट अलग अलग होगा प्रोडक्टिविटी का। तो यही जो दिखाता है कि प्रोडक्टिविटी कि किस रेट पे हो रही है, उसको ही हम क्या कहते हैं, मतलब कितने आप प्रोडक्टिव हो, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एनवायरनमेंट में भी सेम चीज़ होती है। मेज़रमेंट की बात करें तो कैसे मेज़र करते हैं प्रोडक्टिविटी को, तो किस में मेज़र करते हैं उसे, देखो ग्राम इनवर्स है ये, ठीक है। एयर इनवर्स 1 यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये इनवर्स 2 इनवर्स 1 ऐसे है, ठीक है। किलो कैलोरी मीटर इनवर्स 2 किलो कैलोरी मीटर इनवर्स 2 और एयर इनवर्स 1, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर आएगा, इनवर्स 1 इनवर्स 2 इनवर्स 1 और इनवर्स 2, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसको मेज़रमेंट करने की आपकी यूनिट बोले, ठीक है। आप यहाँ पे आपको प्रोडक्टिविटी के 2 टाइप देखने को मिलते हैं, बता देती हूँ मैं कौन कौन से 2 टाइप हैं। पहला जो है आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। पहले हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझेंगे, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के भी 2 टाइप होते हैं, आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इसे समझते हैं, पहले तो समझेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। यहाँ पे डेफिनेशन है, दिस इज़ द रेट एट विच द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट क्रिएट बायोमास थ्रू द फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस। देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम क्या लेते हैं, प्रोड्यूसर को लेते हैं, ठीक है। कि जो प्रोड्यूसर है या फिर जो प्लांट हम बोले या फिर जो ऑटोट्रॉफ, तीनों में से कुछ भी बोले, वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस से बायोमास को किस रेट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। कितनी जल्दी वो प्रोड्यूस कर रहा है बायोमास को, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहीं पे ही बता दूँ, हम डेफिनेशन नीचे भी देखेंगे, लेकिन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कंज्यूमर। हम कंज्यूमर का प्रोडक्टिविटी रेट देखते हैं, ठीक है। आगे नीचे डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ गए, इसके बाद प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसकी मैंने बताया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब सबसे पहले हम समझेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। देखो is the total amount of organic matter produced by the photosynthesis in a given area over a specific time, ठीक है। अब क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, उसको ही हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, देखो अभी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से आपका प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसमें से, ठीक है, उसमें से जब हम कुछ यूज़ कर लेते हैं, जब प्लांट कुछ किस में यूज़ कर देता है, रेस्पिरेशन में यूज़ कर देता है, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कुछ अब रेस्पिरेशन में यूज़ हो गया, तो फिर जो बचता है, जो रिमेनिंग होता है, उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। डेफिनेशन देख लो, इज द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर प्लांट यूजेस सम ऑफ दैट एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन, मतलब दैट एनर्जी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कुछ पार्ट जब रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाता है, उसके बाद जो बचता है दैट इज़ नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है।
तो ये सिंपल सा है, इसे आप GPP माइनस R इज इक्वल्स टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आपका आप क्या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या था, हम प्रोड्यूसर ले रहे थे, ठीक है। प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस के थ्रू जो बायोमास को प्रोड्यूस कर रहा था, क्रिएट कर रहा था जिस रेट से, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह रहे थे। यहाँ पे सेकेंडरी में क्या होता है कि रेट एट विच जिसमें कंज्यूमर जैसे कि एनिमल्स वो बायोमास को क्रिएट करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर ने बायोमास क्रिएट किया, कैसे क्रिएट करा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके क्रिएट करा, तो उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। याद रखना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आप प्रोड्यूसर को लेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आप कंज्यूमर को लेंगे, ठीक है। कंज्यूमर इसमें बायोमास को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहा है या फिर, ठीक है, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, देखो उसमें प्लांट इन्वॉल्व हो जाता है, ऑब्वियसली बात है किस पे डिपेंड करेगी, प्लांट स्पीशीज़, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी प्लांट स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी प्लांट स्पीशीज़ इनहेबिट कर रही हैं, उस पर डिपेंड करेगी आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ अगर इनहेबिट कर रही होंगी तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फिर ज़्यादा होगी, कम कर रही होंगी तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होगी। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। तीसरा न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, धूप ही नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, नहीं होगा, तो फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, कि फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है प्लांट की, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कम फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उस पर भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये चार जो फैक्टर्स हैं ये आपको आपकी बुक में दिए गए हैं। इसके अलावा अब थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंट, डिकम्पोजिशन, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था डिकम्पोजर्स, ठीक है। डिकम्पोजिशन का मतलब हम समझ गए थे, ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेड जो सब्सटेंसेज और द वेस्ट मटेरियल इज नोन एज डिकम्पोजिशन। यहाँ पे एक टर्म है डिट्राइटस, ये क्या होता है, देखो डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क्स, फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मटीरियल, रॉ मटीरियल फॉर डिकम्पोजिशन। डेट्राइटस क्या होता है, ये आपका क्या होता है, रॉ मटीरियल होता है डिकम्पोजिशन के लिए, जिसका डिकम्पोजिशन होना है। देखो डिकम्पोजिशन किसका होता है, डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स का होता है, ठीक है। वो आपकी लीव्स हो सकती हैं जब पत्तियाँ झड़ जाती हैं, बार्क हो सकती है, छाल हो सकती है, फ्लावर्स जो गिर जाते हैं, ठीक है, या फिर डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स मर के जो डेड हो जाते हैं, या फीकल मटेरियल होते हैं, सारा ही डेट्राइटस है, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन का, इसने ही डिकम्पोज होना है, ये इसको हम कहेंगे डेट्राइटस। यहाँ पे दिए गए स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के स्टेप्स जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब मैं सिंपली बता दूँ, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूट जाना, फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाना, ठीक है। यहाँ पे आ गया, फिर आ गया लीचिंग, ठीक है। फिर आ गया आपका कैटाबॉलिज्म, हम आगे समझेंगे ये सारे टर्म्स, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये चारों याद कर दो, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, डेट्राइटिवोर, अभी डेट्राइटस आपने सुना ना, डेट्राइटस क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक रिमेन, लीव्स, बार्क, ये सारे आपका डेट्राइटस है, जिसका हमें डिकम्पोजिशन करना है, वो सब डेट्राइटस है। अब डेट्राइटस क्या होगा, डेट्राइटस को कोई तो तोड़ेगा ना उस डेट्राइटस को, जैसे कि फंजाई बैक्टीरिया ऊपर पड़ा था ना, वैसे यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, बुक में एग्जाम्पल दिया गया है अर्थवॉर्म का, तो जैसे डेट्राइटिवोरस से आपका एग्जाम्पल ले लिया अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा डेट्राइटस को वो तोड़ेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। सिंपल सी बात है, फ्रेगमेंट में तोड़ देना। जब डेट्राइटिवोरस डेट्राइटस को फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन करता है, उसको ही हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, सिंपल, ठीक है। आगे सेकेंड लीचिंग क्या होती है, वाटर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स go down into the horizon and get precipitated as an available salt। अब देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, उसके बाद जो वाटर सॉल्यूबल, जो पानी में सॉल्यूबल होने वाले न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, हॉरिजॉन पे चले जाएंगे, वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और अनअवेलेबल सॉल्ट के फॉर्म में, मतलब वो हमें कभी अवेलेबल नहीं होगी वो सॉल्ट, उस फॉर्म में वहाँ पे वो रहेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन पे, मतलब नीचे जो सॉइल होगी वहाँ, ठीक है। अभी समझ आ गया। उसके बाद होगा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म मतलब टूट जाना, डिग्रेडेशन ऑफ डेट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब जो डेट्राइटस है, जो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटा था ना फ्रेगमेंट्स में, वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूट जाएगा, मतलब उसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, कार्बन तो प्रेजेंट ही नहीं होगी, ठीक है। अब
तो जो डेट्राइटस होगा वो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में पूरी तरह से टूट जाएगा। कौन तोड़ेगा उसे, बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स उसको ऐसे तोड़ देंगे, कैटाबॉलिज्म हो जाएगा उसका। अब ये जो सारे जो 3 स्टेप्स हैं ना, इन तीनों में ही कौन काम कर रहा था आपका, डेट्राइटिस का काम आपको देखने को मिल रहा था, डेट्राइटिस इन्वॉल्व हो रहा था तीनों में ही, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमिफिकेशन और जो मिनरलाइजेशन है ये आपका डिकम्पोजिशन होने के बाद है। अभी डिकम्पोजिशन हो चुका है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म मतलब छोटे पार्टिकल्स में अब वो कम्प्लीटली टूट चुका है, ठीक है। अब उसका ह्यूमिफिकेशन होगा। ह्यूमिफिकेशन मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक डार्क कलर्ड, एक बिल्कुल डार्क कलर का एक अमॉर्फस सब्सटेंस होता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। तो वो क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है ह्यूमस, ठीक है। अब ह्यूमस की बात करें, ह्यूमस होता क्या है भाई, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। जो ह्यूमस होता है उस पर जो माइक्रोब्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, ईजीली उसमें क्या नहीं कर पाते हैं, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। मतलब वो रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के, ठीक है, रेजिस्ट कर देता है। जो भी माइक्रोब्स आके उस पर जो उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं उनको रेजिस्ट करता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जब माइक्रोब्स का एक्शन ही नहीं होगा, जब माइक्रोबियल एक्शन ही नहीं होगा ह्यूमस पे, तो ह्यूमस क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन क्या होगा, बहुत स्लो रेट से होगा डिकम्पोजिशन, होगा ना, होगा, ऑब्वियसली बात है, होगा। इसके अलावा बात करें, वो कोलाइडल होता है नेचर में, ठीक है। क्या होता है नेचर में, कोलाइडल होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कोलाइड, ठीक है। इसके अलावा सर्व्स एज द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब वो एज अ रिजर्वायर एक्ट करता है। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, अगर ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस में आपको काफ़ी न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो एक रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है, न्यूट्रिएंट के रिजर्वायर की तरह, ठीक है। तो ह्यूमस इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। ये हो गया ह्यूमिफिकेशन। इसके बाद हो गया मिनरलाइजेशन। अब स्लो रेट से होता है ना ह्यूमस का जो डिकम्पोजिशन होता है वो स्लो रेट से होता है, बट डिग्रेड तो वो एक टाइम बाद हो ही जाता है, ठीक है। तो ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। अब पता है जब ह्यूमस डिग्रेड होगा तो क्या होगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो प्रेजेंट है ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, रिलीज़ होंगे किसकी प्रोसेस से, मिनरलाइजेशन की प्रोसेस से। और इसके बाद हमें पता है क्या होंगे, फिर वो मिनरल कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, ठीक है। समझ आया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपको जो आपको याद रखने हैं। पहला कि डिकम्पोजिशन को कौन कौन चीज़ें कंट्रोल करती हैं। डिकम्पोजिशन को कौन कौन कंट्रोल करता है, पहला है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस। डेट्राइटस किन किन चीज़ों से बना हुआ है, इस पे डिपेंड करता है आपका डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर हार्ड मटेरियल से बना होगा डेट्राइटस, तो डिकम्पोजिशन थोड़ा मुश्किल होगा। अगर जैसे सॉफ्ट चीज़ से बना हो गया तो क्या होगा, आपका डिकम्पोजिशन आसान होगा। दूसरा डिपेंड करता है आपका क्लाइमेटिक फैक्टर पे भी डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है, देखो सबसे पहले आ गया केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन स्लो होगा। अगर डेट्राइटस किससे बना होगा, लिग्निन से बना होगा। लिग्निन आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, वुड, जो वुड होती हैं उनमें आपका लिग्निन प्रेजेंट होता है। दूसरा काइटिन, जो फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, काइटिन से बनी हुई होती है। तो जब काइटिन और लिग्निन अगर किसी चीज़ में प्रेजेंट है ना डेट्राइटस में, ठीक है, मतलब जिसका डिकम्पोजिशन होना है, अगर उसमें काइटिन और लिग्निन प्रेजेंट है तो डिकम्पोजिशन क्या होगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन फास्ट कब होगा, जब उसमें क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी या फिर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे जैसे कि शुगर, तो आपका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा। दूसरा है केमिकल फैक्टर। अगर टेम्परेचर गर्म होगा और मॉइस्चर प्रेजेंट होगा अगर एनवायरनमेंट में, तो डिकम्पोजिशन को वो फेवर करेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर लो होगा तो वो डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करेगा। होता है ना, ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल से ले लो आप। गर्मियों में क्या होता है, जब वार्म टेम्परेचर होता है तो आपका जो भी आपने खाना रखा हुआ होता है, जो भी आपने फूड रखा होता है, जल्दी क्या होता है, डिकम्पोज होता है, ख़राब होता है, क्योंकि वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में वो होता है, ठीक है। अभी जो टेम्परेचर जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, या ठंडियों की बात ले लो, तो अगर आप फ्रिज में भी ना रखो ना सब्जियाँ, तो वो ठीक ठाक टाइम तक चल जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर लो होता है, डिकम्पोजिशन कम होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे है, केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल फैक्टर, ये याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ एनर्जी फ्लो, ठीक है। इसे आप लिंडमैन ट्रॉफिक इफिशिएंसी रूल के नाम से भी समझ सकते हो, 10% लॉ भी आप समझ सकते हो, ठीक है। एनर्जी फ्लो कैसे होती है एनवायरनमेंट में, ये बताया गया है, इकोसिस्टम, ठीक है। तो सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ, ठीक है।
जो सन है वो सारे इकोसिस्टम, चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, हर किसी में क्या इन्वॉल्व होता है आपका, सन का इन्वॉल्वमेंट तो होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो है आपका डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, जो सी के अंदर, जहाँ अंदर डीप सी हाइड्रो जो थर्मल इकोसिस्टम होता है, जहाँ सोलर रेडिएशन नहीं पहुँच पाती हैं, उसके अलावा सारी ही जगह, सारे ही इकोसिस्टम में कौन इन्वॉल्व होता है आपका, सोलर रेडिएशन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब जो सोलर रेडिएशन होता है ना, सोलर रेडिएशन जो होती है उसका 50 से भी कम % जो पार्ट होता है वो आपका पार होता है। पार याद रखना, पार क्या होती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, जो वो होता है 50% से भी कम जो पार्ट होता है वो आपका फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। इसी पार को कौन एब्जॉर्ब करता है, आपका ऑटोट्रॉफ्स बोलो, प्रोड्यूसर बोलो, या फिर प्लांट। ठीक है, तो इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, आपका प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा यहाँ पे एक दिया गया आपका 10% लॉ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, या फिर मैंने अभी बताया इसे लिंडमैन ट्रॉफिक एफिशिएंसी रूल भी कहते हैं, क्योंकि जो ये रूल दिया था वो आपका किसने दिया था, जो ये लॉ दिया था वो आपका किसने दिया था, रेमंड लिंडमैन यहाँ पे दिया गया है। दिस लॉ वाज गिवन बाय रेमंड लिंडमैन, इसलिए इसे लिंडमैन ट्रॉफिक एफिशिएंसी रूल कहते हैं। अब ये बताता क्या है आपको, ये आपको क्या बताता है, states that only about 10% of the energy from one trophic level is transferred to a higher trophic level in a food chain, with the remaining 90% lost as heat or used for metabolic processes। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये आपका ट्रॉफिक लेवल है, यहाँ पे समझो आपका ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया प्रोड्यूसर आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया प्राइमरी कंज्यूमर आ गया, ये आपका आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, अब यहाँ पे मान लिया बात 10,000 जूल अगर आपकी एनर्जी लग रही है, या फिर 1000 जूल मान लो, तो जो नेक्स्ट जो आएगा ना प्राइमरी कंज्यूमर के पास, वो कितना आएगा 1000 का, अगर आप 10% निकालो, 10% कितना होता है ये। ठीक है, तो ये कितना रहा आपका 100। ठीक है, तो मतलब 100 जूल जो होगा, 100 जूल जो होगा वो आपका किसके पास जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर उसके पास 100 जूल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 90% जो आपकी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। वो या तो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, ठीक है, या फिर वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो जाएगी, जैसे कि डाइजेशन में, जो अगर हर्बीवोर कर रहा है तो उसके डाइजेशन में वो यूज़ हो जाएगी। ठीक है, या फिर वो हीट की फॉर्म में वो नेचर में चली जाएगी। ठीक है, तो वो लॉस हो जाती है। ठीक है, और जो 10% है वो ही आने वाले जो ट्रॉफिक्स लेवल हैं उनको मिलती है। अब जो हर्बीवोर को मिली, अगर 100 जूल हर्बीवोर को मिली तो 100 जूल हर्बीवोर बोलो या फिर आप प्राइमरी कंज्यूमर बोलो मैं। ठीक है, तो अभी सेकेंडरी कंज्यूमर को किसको कितना मिलेगा, इसका 10% ही तो मिलेगा उसे, 100 का उसे 10% मिलेगा, तो 10% कितना होता है 100 का, 10 ही तो होता है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को कितना मिलेगा, 10 जूल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, फिर ये प्रोसेस ऐसी ही होती है, हायर ट्रॉफिक लेवल पे आपको 10% ही एनर्जी जाती है। ठीक है, अब ये इसीलिए ना 4 ही लेवल आपको बताए गए हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर, क्योंकि लास्ट तक ना अगर आप इससे ज़्यादा और ट्रैफिक लेवल होंगे वहाँ तक और को एनर्जी ही नहीं मिल पाएगी। अब आप मान लो अगर टर्शियरी कंज्यूमर है उसको 10 जूल एनर्जी मिल गई, तो इसका भी जो आने वाला होगा अगर आपका, ठीक है, फोर्थ आपका कंज्यूमर होगा अगर, तो उसको इसका 10% मिलेगा, तो कितना मिलेगा उसको, ठीक है, 10 जूल का 10% कितना ही मिलेगा उसको, कुछ भी नहीं मिलने वाला उसको, है ना। तो इसीलिए ये क्या होता है, सिर्फ आपका टर्शियरी कंज्यूमर तक ही हम ट्रॉफिक लेवल को शो करते हैं, समझे। तो ये होता है, ठीक है, ये आपका था एनर्जी फ्लो। इसके बाद है एक टर्म आपका बायोमैग्निफिकेशन। आज का लास्ट जो टर्म है वो आपका यही रहने वाला है, ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ये होता है कि जब जो केमिकल्स होते हैं ना वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, या फिर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल पे वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। अब ऐसा क्यों होता है, अकर बिकॉज ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉफिक लेवल कंज्यूम मैनी ऑर्गेनिज्म एट लोअर लेवल, दे बाय accumulating द टॉक्सिन प्रेजेंट इन देयर प्रे। अब क्या होता है, जो छोटा ऑर्गेनिज्म है ना वो दूसरे को खा रहा है, बड़े वाले को खा रहा है,
नहीं, मतलब जो बड़ा वाला है वो छोटे को खा रहा है, ठीक है। अब वो बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म पता नहीं कितने और ऑर्गेनिज्म को खा चुका है, तो उसकी बॉडी में क्या होता है ना कि टॉक्सिन क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है उसकी बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे प्रे को वो खा चुका है, तो उसकी बॉडी में क्या होता है, टॉक्सिन एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। उसको ही कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। यहाँ पे एग्जांपल अगर देखें, स्मॉल फिश है, एक स्मॉल फिश है, उसने अगर, छोटी मछली ने अगर कोई फाइटोप्लैंक्टन खा दिया, ठीक है, और वो फाइटोप्लैंक्टन या फिर जो प्लैंक्टन था वो कंटामिनेटेड था, उसमें कुछ ऐसा केमिकल प्रेजेंट था। अब इस छोटी मछली ने तो वो खा लिया, बड़ी मछली को नहीं पता कि इसने वो खा लिया, तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेगी। उसके बाद अगर बड़ी मछली ने खा लिया छोटी मछली को, फिर जो ये मछली है बड़ी वाली मछली, उसको अगर फिश ने खा लिया या बगुले हिरॉन ने खा लिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हिरॉन की बॉडी में वो एक्यूमुलेट हो जाएगा ना वो केमिकल या वो टॉक्सिन, ठीक है। तो इसको ही क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जब केमिकल्स क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल इज़ नोन एज बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आगे ही ऐसी सीरीज़ को कंटिन्यू करें या फिर नहीं। टिल देन बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।